मैं इस दर्द में घुटकर मर जाऊंगा। कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं उसे, भुला दूं उसके साथ बीता हर पल, कहकर नितेश से लिपट कर रो पड़ा। नितेश ने उसे गले से लगा लिया, बोला कुछ नहीं। उसके पास बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। फिर नितेश ने कुछ सोचकर अपने सभी दोस्तों को फोन कर शाम को डिनर का इनविटेशन दिया। वह वेदांश का दिल बहलाना चाहता था, जिससे उसकी तकलीफ शायद थोड़ी कम हो जाए। वंदिता ने सगाई के लिए डेट निकलवाई, फिर तरुण को इन्फॉर्म करते हुए कहा, इस शनिवार की डेट बताई है पंडित जी ने। अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। तरुण ने खुश होते हुए कहा, हाँ ये तो है। वैसे ये सब बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये बात सानिया को बताई? नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही बताया है। तुम सानिया को बता देना और मैं वेदांश को बता दूंगी। वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। वैसे ये डेटिंग वाला एग्ज़ाम था बड़ा कठिन। मुझे उम्मीद नहीं थी पास होने की, पर मैं बहुत खुश हूँ। पर पूरी तरह से खुश तो फाइनल एग्ज़ाम यानी शादी के बाद ही होऊंगा। वैसे मुझे ये पूछना था कि डेटिंग के बाद कोई और पापड़ तो नहीं बेलने पड़ेंगे? वो ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे इस मामले में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और तुम्हारे अलावा कोई दोस्त भी नहीं तो। तरुण ने कहा, नहीं, सानिया के मामले में तो नहीं, और लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकती। वंदिता ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो, ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। तरुण ने कहा, अच्छा ये सब तुम्हें एग्ज़ाम क्यों लग रहा है? वंदिता ने पूछा। तो और क्या कहूँ, मेरे लिए एग्ज़ाम ही तो है ये। और मुझे तो लगता है कि एक तरह से ये तुम्हारे लिए भी। सानिया की ज़िंदगी उसकी खुशियों का एग्ज़ाम है, क्योंकि मुझे पता है तुम उसे बहुत प्यार करती हो। कभी उसे दुखी नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें देखा है हर बार उस पर अपनी खुशियों को न्यौछावर करते हुए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे अकेले में इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। शायद वह हम सब के सामने झिझक रही हो। तरुण ने कहा, हाँ ये बात तो है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और रही बात इस बारे में, तो उसे अगर कुछ कहना होता तो वह ज़रूर मेरे पास आती। वह बहुत समझदार है। फिर उसे तो कभी ये डेटिंग और प्यार जैसी चीज़ें पसंद ही नहीं थी। आज तक लड़कों से दोस्ती करना तो क्या, उसने कभी बात ही नहीं की। फिर बेकार की बातों में क्यों वक्त जाया करना। उसने हाँ तो कर ही दी है। वह तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, वंदिता बोली। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, सानिया आ गई है, बाय, कहकर तरुण ने फ़ोन काट दिया। वहाँ नितेश ने अपने सभी दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था, जहाँ वे स्कूली दिनों में हर वीकेंड पर यहाँ आकर मस्ती करते थे। वेदांश अपने सभी पुराने दोस्तों को देखकर खुश हो गया। उन सब के बीच अपने दर्द को भूल गया। सब पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। सब अपने पुराने दोस्तों को पाकर शरीफों का चोला उतार कर पागलों जैसा बिहेव कर रहे थे। यहाँ वेदांश बहुत खुश था। ये देख नितेश को अच्छा लगा, और उसने इशारों में सबको थैंक्स बोला। करीब 2 ढाई घंटे बाद सब थककर चूर हो गए तो सब वहीं ऊँगने लगे। नितेश सबके सोने की व्यवस्था करने के लिए चला गया। तभी वेदांश के पास वंदिता का कॉल आया। उसने सगाई का दिन व डेट के बारे में वेदांश को बताया, जिससे उसके जख्म उभर आए। बिना कोई जवाब दिए ही उसने फ़ोन काट कर टेबल पर पटक दिया। गुस्से से उबल रहे वेदांश ने सामने रखी शराब की बोतल एक सांस में गटक ली, पर गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने बोतल सामने दीवार पर दे मारी। बोतल टूटने की आवाज़ पर सब जाग गए। नितेश भी भागता हुआ आया। तब तक वेदांश कई बोतल और गिलास तोड़ चुका था। सब उसे संभालते हुए एक कमरे में ले गए, फिर उसे शांत किया और वहीं सब घेर कर उसे बैठ गए। वेदांश के जोर जोर से चीखने चिल्लाने और सगाई के बारे में बोलने की वजह से अब तक ये सब समझ गए थे कि उसने ये सब क्यों किया, पर किसी को उसे समझाने या सगाई रुकवाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वंदिता ने सगाई की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी थी। सगाई के लिए बस कुछ खास दोस्तों और अपने कलीग्स को ही इनवाइट किया था। देखते ही देखते सगाई का दिन भी नज़दीक आ गया। सगाई में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी बचा था। वंदिता ने सारी शॉपिंग कर ली थी, बस अंगूठियां लेनी बाकी थी, जो उसने खरीदने के लिए वेदांश को बुलाया था। वेदांश ने कई बहाने बनाए, लेकिन वंदिता ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। अंगूठियां लेने के बाद वेदांश ने वंदिता को उसके घर छोड़ दरवाजे से ही चला गया। वंदिता ने बहुत कहा अंदर आने के लिए, पर उसने ज़रूरी काम कहकर टाल दिया।
शायद अब उसमें कुछ और देखने सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन वंदिता सुबह से ही सानिया की सगाई धूमधाम से संपन्न कराने में जुट गई। मदद के लिए उसने वेदांश को बुलाया तो उसने बहाना बनाकर टालना चाहा, तो वंदिता नाराज हो गई। फिर उसने हेल्प के लिए नितेश को भेजकर शाम को आने का कहकर फोन रख दिया। इधर नितेश वेदांश को सानिया से एक बार और बात करने के लिए मना रहा था, पर वेदांश कुछ नहीं बोला, बस वंदिता की हेल्प करने के लिए कहकर चुपचाप वहां से चला गया। जैसे जैसे सगाई का वक्त नजदीक आ रहा था, सानिया की घबराहट बढ़ने लगी थी। दिल किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा था, पर दिमाग था कि हकीकत से हर पल रूबरू करवा रहा था और हर पल बढ़ रही धड़कनों को संभलने के लिए कह रहा था। लेकिन एक बात थी जिस पर दिल और दिमाग एक मत थे, वो ये कि कैसे वह वेदांश के सामने किसी और से सगाई कर पाएगी, उसके सामने रहते कैसे किसी और को अपना पाएगी। बस यही दुआ कर रही थी कि उसका सामना वेदांश से ना हो। शायद उसे कमजोर पड़ जाने का डर था। शाम के 5 बज रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वंदिता सानिया को तैयार कर खुद तैयार होने चली गई। सारे मेहमान आ चुके थे और थोड़ी ही देर में तरुण भी अपने दोस्तों के साथ आ गया। वंदिता ने जैसे ही तरुण को देखा मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। कहीं आज तुम दोनों की जोड़ी को मेरी ही नजर न लग जाए। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। क्या बात है, सच बोल रही हो या मेरे दोस्तों के सामने मेरी टांग खींच रही हो। नहीं, सच में यू लुकिंग हैंडसम। आज के दिन में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। आज का दिन तो तुम्हारा है, वंदिता ने कहा। फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। तरुण को सोफे पर बैठाते हुए उसने वेदांश को कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की। तो उसने नितेश से पूछा, तो उसने भी कॉल किया, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वंदिता ने उसके घर पर कॉल किया तो पता चला वह घर पर नहीं था। वंदिता हैरान परेशान उसे कॉल किए जा रही थी। तब तक पंडित जी की आवाज़ आई, मुहूर्त का समय होने वाला है, आप लड़की को बुलाइए। जी कहकर वंदिता सब कुछ नितेश को देखने के लिए कहकर सानिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वंदिता सानिया के साथ आती दिखी। तरुण मुस्कुराते हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। वंदिता ने सानिया को तरुण के पास बिठाते हुए दोनों को हल्की सी थपकी देकर दूसरे काम देखने चली गई। सानिया ने हल्के से नजर घुमाकर चारों ओर देखा। उसे वेदांश कहीं नजर नहीं आया। ये देख उसे थोड़ा सुकून मिला, पर उसे ना देख पाने का दुख सुकून से ज्यादा था और दिमाग इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था और यह मेहर यूं ही बरकरार रखने की दुआ भी किए जा रहा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, फिर अंगूठियां लाने को कहा। वंदिता ने दोनों को अंगूठियां थमा दी। फिर पंडित जी के कहने पर तरुण से अंगूठी पहनाने को कहा, तो तरुण ने अपना हाथ आगे कर दिया। सानिया की धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। दिल बगावत करने को उतारू था, पर दिमाग वंदिता के चेहरे की खुशी देख हाथ आगे करने की हिम्मत दे रहा था। अपने कांपते हाथों को सानिया ने आगे कर तरुण के हाथ में अपना हाथ रख दिया, तो तरुण ने उसे मुस्कुराते हुए अंगूठी पहना दी। तो सबके तालियां बजाने के साथ तरुण के दोस्तों ने जोर की हुटिंग करनी शुरू कर दी। शोर शांत होते ही पंडित जी ने फिर कुछ मंत्रोच्चार किए और सानिया को अंगूठी पहनाने के लिए कहा, तो उसकी सांसें एक बारगी थम गई। वंदिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अंगूठी पहनाने का इशारा किया। सानिया ने अपने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई, लेकिन पहनाने से पहले ही वह उसके हाथ से छूट गई और लुढ़कते हुए दूर चली गई। अंगूठी को लुढ़कते देखते देखते जब अंगूठी किसी के पैरों के पास जाकर रुकी, तो वंदिता ने जोर से कहा, वेदांश, कहाँ थे तुम? आने में कितनी देर कर दी तुमने? हाँ, सच में देर कर दी, वेदांश ने बहुत उदास लहजे में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ओके ओके, कोई बात नहीं, आ तो गए ना। अच्छा चलो, वो अंगूठी तो ला के दो, सगाई की रस्म पूरी करनी है, वंदिता ने कहा। वेदांश ने अंगूठी उठाई, फिर सानिया की तरफ देखा तो पीछे से नितेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हल्के से दबाया। वेदांश ने उसकी तरफ देखा तो नितेश ने उसे हौसला रखने का इशारा किया। वेदांश ने अंगूठी लिए। जब सानिया को देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो उसके बढ़ते हर कदम के साथ सानिया की धड़कनें बढ़ने लगी। वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने लगी। सानिया ने अपनी नजरें वेदांश से हटा ली और अंगूठी लेकर सगाई की रस्म पूरी की।
अब ये सब वेदांश की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने जरूरी काम का बहाना बनाया और निकल गया वहां से। वेदांश का जाना एक बहाना है, ये सिर्फ दो लोगों को ही पता था, एक सानिया और दूसरा नितेश। सानिया किस मुंह से रोकती और नितेश किस लिए रोकता, तो दोनों को उसका जाना ही सही लगा। अगले दिन तरुण भी वापस दिल्ली चला गया। सगाई के 4-5 दिन बाद वेदांश कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी उधेड़बुन में मस्त था। उसके पास नितेश आकर बैठा, पर वेदांश को पता ही नहीं चला। वह अपने ख्यालों में गुम नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों को देख रहा था। वेदांश को अपनी तरफ ना देखते हुए नितेश ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, कहाँ खोए हो? वेदांश ने नितेश की तरफ चौंक कर देखते हुए बोला, अरे तुम कब आए? बहुत पहले, जब से तुम ये सीढ़ियां गिन रहे थे, नितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश कुछ नहीं बोला, बस अपनी कोहनी घुटनों पर रखकर हल्का सा सिर नीचे कर तिरछी निगाह से नितेश को देखा, फिर सिर नीचा करके आंखें बंद कर ली। तुम ठीक हो? नितेश ने पूछा। जवाब देने के लिए वेदांश ने सिर उठाया ही था कि सामने से आती सानिया को देखा। कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप वह उठ पड़ा और दूसरी तरफ चला गया। फिर सानिया और नितेश उसे देखते रह गए। फिर सानिया अपनी क्लास की ओर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी तो नितेश ने कहा, सानिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्लास के बाद ग्राउंड में आ जाना। सानिया उसे मना कर पाती उससे पहले ही वह चला गया। वंदिता अपने ऑफिस में बैठी अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसके पास तरुण का कॉल आया। वंदिता ने कॉल रिसीव कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा क्या काम में? इस पर तरुण कुछ नहीं बोला, बस हंसकर रह गया। वंदिता मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तरुण ने सीरियस होकर कहा, हाँ बोलो क्या बात है? वंदिता ने तरुण की आवाज़ पर ध्यान देते हुए कहा, मुझे अगले महीने ऑफिस वर्क से फॉरेन जाना है 6 महीनों के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी और सानिया की शादी इसी महीने हो जाए तो कैसा रहेगा? तरुण ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो करनी ही है तुम दोनों की शादी, लेकिन इतनी जल्दी में तैयारियां कैसे करूंगी? अभी तो मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की है। वंदिता ने अपनी चिंता जाहिर की। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब अरेंज कर लूँगा। बस तुम सब यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं सारी तैयारियां कर लूँगा। तुम पंडित जी से बात करके डेट फाइनल कर लो बस, तरुण ने कहा। ओके, तो मैं आज ही बात कर लूँगी, वंदिता ने कहा। और सानिया, कहीं उसे, तरुण ने कुछ कहना चाहा तो उसकी बात को समझते हुए वंदिता ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। ओके, अब शादी की तैयारियों की चिंता करो। ओके, फिर शाम को बात करते हैं, बाय। कहकर तरुण ने फोन कट कर दिया। वंदिता हाथ में फोन लिए कुछ सोचते हुए हौले हौले मुस्कुरा रही थी। ग्राउंड के साइड में पड़ी बेंच पर नितेश बैठा सानिया का इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद सानिया आई। क्या बात करनी थी तुम्हें, जल्दी कहो। मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, सानिया ने आते ही कहा। क्या कर रही हो तुम? नितेश ने थोड़ा गुस्से में पूछा। मैं क्या कर रही हूँ? सानिया ने अनजान बनकर कहा। मैं वेदांश की बात कर रहा हूँ, नितेश ने कहा। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं चलती हूँ, सानिया ने अपने कदम वापसी की तरफ मोड़ते हुए कहा। किसी की पूरी जिंदगी उजाड़ रही हो और फिर कह रही हो इस बारे में कुछ नहीं कहना? नितेश के इन शब्दों ने सानिया के बढ़ते कदम रोक दिए। तुम कहना क्या चाहते हो? सानिया ने तल्ख आवाज में पूछा। बस यही कि वेदांश के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो सच में बहुत प्यार करता है तुमसे, क्या उसकी हालत देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आता? प्यार तो तुम भी करती हो, फिर किसी और से शादी क्यों? नितेश ने पूछा। इस बारे में मैंने वेदांश से सारी बातें पहले ही साफ कर दी थी, और अब बार बार वही बातें मैं सबको नहीं समझा सकती, सानिया ने जवाब दिया। ठीक है, पर इस समस्या का कोई और हल तो होगा ही। ये शादी ही क्यों? नितेश ने पूछा। अगर होता तो मैं ये शादी क्यों करती? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ उसे ही तकलीफ हो रही है? क्या मुझे तकलीफ नहीं हो रही? ये सब होता है देखकर, सानिया ने थोड़ा तेज और रुंधी आवाज में कहा। सानिया ने थोड़ी तेज और रुंधी आवाज में कहा, देखो नितेश, मैं जानती हूँ आप वेदांश के दोस्त हैं, उसकी परवाह करते हैं, और मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ। मुझे भी वेदांश को यूं घुट घुट कर जीना देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहती हूँ कि वह मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जिए। वेदांश के साथ शादी का मतलब है सबकी जिंदगी भर की खुशियों का गला घोटना। इस वक्त सबको तकलीफ हो रही है, पर यह तकलीफ नई खुशियों के आते ही खत्म हो जाएगी। और रही बात वेदांश की,
तो एक तुम ही हो जो उसकी और मेरी दोनों की मदद कर सकते हो। प्लीज़ मेरी मदद करो। हम दोनों ही वेदांश को खुश देखना चाहते हैं ना। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सानिया ने पूछा। मेरे ख्याल से तो मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। फिर भी अगर वेदांश की खुशी के लिए है तो ज़रूर करूँगा। बताओ क्या करना है? नितेश ने हामी भरते हुए कहा। तुम उसे कहीं दूर ले जाना जिस दिन मेरी शादी हो, वरना शादी होते देख कर ना तो वो बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही मैं उसे सामने देख कर किसी और से शादी कर पाऊंगी। मेरी शादी के बाद उसे कहीं घुमाने ले जाना जिससे वह ज़्यादा सोचे ना। किसी और सुंदर सी लड़की से उसे मिलाना जो उसे प्यार करने के बाद कभी छोड़ के ना जाए। हर वक्त उसके आसपास ही रहना जब तक वह मुझे भुला ना दे। कहते कहते सानिया की आंखें छलछला आई। तब तो शायद मुझे उसके साथ जिंदगी भर रहना पड़े, कहकर वे जाने को पलटा। उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ी दूर जाकर पलटते हुए बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर यह फैसला तुम दोनों के साथ शायद अब मुझे भी जिंदगी भर सालता रहेगा। फिर तेजी से चला गया। सानिया वहीं रोते बिलखते बेंच पर बैठ गई। उसके अंदर की तकलीफ सिर्फ वही समझ पा रही थी। उसे सीने में आग जलती महसूस हो रही थी। बस घुटनों में सड़कियां रोए जा रही थी। थोड़ी दूर खड़ा वेदांश उसे देख रहा था। रात के 8 बज रहे थे। सानिया सोफे पर बैठी वंदिता को हंसते मुस्कुराते तरुण से फोन पर शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही थी। शादी की डेट 27 सितंबर तय हुई थी, यानी शादी में केवल 21 दिन रह गए थे। वंदिता को मुस्कुराते देख सानिया को थोड़ा सुकून मिला। उसने वंदिता से कहा, दीदी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वंदिता ने फोन पर बात करते करते इशारे में जाने के लिए कहा। अपने कमरे में आते ही वह बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अब भी वंदिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, जिससे वह भी मुस्कुरा पड़ी। पर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वंदिता के मुस्कुराते चेहरे के सामने वेदांश का आंसुओं से भरी आंखों वाला चेहरा नजर आने लगा। थोड़ी देर उसे निहारने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए बस इतना ही उसके मुंह से निकला, भगवान करे तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिले और तुम जिंदगी भर खुश रहो। ये उसने क्यों कहा ये उसे भी नहीं पता था, या फिर शायद उसे पता था कि वंदिता वेदांश से प्यार नहीं करती है, बस उन्हें लगता है कि वह प्यार करती हैं। अब सानिया कॉलेज में कोशिश करती कि जितना हो सके वेदांश से दूर रहे। उसके सामने जाने या नज़र पड़ने से भी कतराने लगी थी। ये सब वह वेदांश की तकलीफ कम करने के लिए कर रही थी। उसका सोचना था अगर वह उसके सामने नहीं आएगी तो शायद वह उसके बारे में कम सोचे और उसे सब भूलने में मदद मिल सके। नितेश ने भी सभी दोस्तों से इस बारे में कुछ भी कहने सुनने को मना कर रखा था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सानिया अकेले लाइब्रेरी में बैठी थी। नजरें तो किताबों पर थी पर ध्यान कहीं और था। नेहा और नितेश दोनों ने उसे कहीं ख्यालों में डूबा देखा तो उसके पास आकर बैठ गए। क्या हुआ, कहाँ खोई हो? नेहा ने कहा। सानिया उन दोनों को सामने बैठा देख किताबें पढ़ने का नाटक करते हुए पन्ने पलटने लगी और धीरे से नाम में सिर हिलाया। चलो अब बता भी दो, हमें पता है तुम पढ़ नहीं रही हो, नितेश ने कहा। धीरे से सिर उठाकर नितेश की तरफ सानिया ने देखकर पूछा, अब वेदांश कैसा है? कुछ कह नहीं सकता, नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है पर दिख नहीं पाता, उसके दिल का दर्द झलक ही जाता है, नितेश ने कहा। सानिया ने सर नीचा कर लिया। नेहा और नितेश ने एक दूसरे को देखा, फिर सानिया से कहा, तुम यहाँ अकेली बेटी क्या सोच रही थी, वेदांश के बारे में? नेहा ने कहा तो सानिया ने तपाक से कहा, नहीं, तरुण के बारे में। इस पर नेहा और नितेश खड़े होकर एक साथ बोले, क्या? अरे वैसा कुछ नहीं है, बैठ जाओ, सानिया ने कहा। पर दोनों टकटकी लगाए सानिया को देख रहे थे। बैठो ना, सानिया उन दोनों को ना बैठता देख थोड़ा तेज आवाज में बोली तो दोनों बैठ गए। तो सानिया ने कहना शुरू किया, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं कई दिनों से सोच रही थी इस बारे में तुम दोनों से पूछने की। क्या? सानिया की बात पर नेहा बोली कि वंदिता दी को सच्चाई बताने की। सानिया जोर से बोली, नहीं तो चुपके से वेदांश से शादी करने की, नितेश ने तपाक से कहा। फिर सानिया ने जोर से कहा, नहीं तो तरुण से शादी तोड़ने की, नेहा ने कहा। नहीं, सानिया ने कहा। तो फिर नितेश ने कुछ कहना चाहा तो सानिया लगभग चीखते हुए बोली, तुम दोनों चुप रहोगे या मैं जाऊं? नहीं नहीं बोलो तुम, हम दोनों चुप रहेंगे, बोलो बताओ, दोनों ने एक साथ कहा। फिर नेहा ने उसे पानी ला कर दिया।
सानिया ने पानी पीकर एक गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम दोनों तो जानते ही हो कि मेरे और वेदांश के बारे में दीदी और तरुण को कुछ नहीं पता है। दीदी को बताना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो तो मुझे सपने में भी नहीं करना है, लेकिन तरुण से ये सब चीज़ें छुपाना क्या सही है? मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों एक नए रिश्ते में बंधने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और कोई भी रिश्ता विश्वास और सच्चाई पर टिका होता है। अगर मैं ये बात तरुण को नहीं बताती हूँ, तो क्या ये धोखा नहीं होगा उनके साथ? इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। फिर उनसे ये सब छिपाना मतलब रिश्ते की नींव को ही कमज़ोर बनाना। फिर अगर नींव ही कमज़ोर रहेगी तो हमारे रिश्ते की इमारत कितने दिन टिकेगी? शादी के पहले ये सब बता देना क्या सही है या फिर ना बताना? और ये सब तरुण को बताने के बाद अगर इस सब का असर शादी पर पड़ा तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है। मैं सब कुछ खो दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए तो मैं ये तुम दोनों से पूछना चाहती थी। तो बताओ मुझे, मुझे ये सब तरुण को बताना चाहिए कि नहीं? सानिया जवाब के इंतजार में दोनों का चेहरा देख रही थी और वो दोनों उसके सवाल में उलझे हुए थे। सानिया का पेचीदा सवाल सुनकर एक बारगी तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दें। नेहा की तरफ सानिया ने देखा तो वह एकदम चुप थी, मतलब उसकी समझ से बाहर हो रहा था। फिर सानिया ने अब नितेश की तरफ देखा तो उसने कहा, बता देना पर अभी नहीं। वो काफ़ी समझदार है, सब समझ जाएगा। बस माहौल और स्थिति देखकर और अच्छे से सारी कंडीशन क्लियर करना। और वैसे भी शादी के तुरंत बाद तो वह 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है, तो तुम्हारे पास टाइम है। मेरे विचार से शादी के बाद ही बताना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम किसी और ऐसी स्थिति को झेलना चाहोगी जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया है। नितेश की बातों से सहमति जताते हुए नेहा ने कहा, हाँ, और फिर अगर सब कुछ बताने के बाद वही स्थिति सामने खड़ी हो जाए, फिर वेदांश को छोड़ने का क्या फ़ायदा? सानिया ने हल्के से सिर हिलाते हुए दोनों को थैंक्स बोला और अगले दिन मिलने के लिए कहकर बाहर निकल गई। शाम को घर पर वंदिता लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए सानिया से बोली, कल मैं दिल्ली जा रही हूँ, कुछ सामान खरीदना है और तरुण को हेल्प भी चाहिए, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। सानिया ने हल्के से हूँ कहा। तुझे कुछ चाहिए तो बता दे, या तेरी शादी में कुछ स्पेशल करना चाह रही हो तो वो भी बता दे। मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती हूँ। एक ही तो बहन है मेरी, वंदिता ने सानिया का चेहरा देखते हुए कहा। सानिया ने सिर उठाकर वंदिता को देखा, फिर पास आकर उससे लिपट गई और रुआंसे स्वर में बोली, कुछ नहीं, बस आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आपको हमेशा अपने पास देखना चाहती हूँ। आप कभी मुझसे नाराज़ मत होना। सारी दुनिया मुझसे नाराज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप कभी मुझसे नाराज़ मत होना, कभी मुझसे दूर मत जाना। कहते कहते वह रो पड़ी। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मैं ना नाराज़ हूँ, ना तुझसे दूर जा रही हूँ पागल। छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती है, कहकर उसने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वंदिता ने उसके चेहरे को झांकते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या, या कुछ कहना था? सानिया ने नाम में सिर हिलाया और वंदिता को और कसकर गले लगा लिया। वंदिता ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम करने लगी। अगले दिन वंदिता दिल्ली चली गई। सानिया की क्लास खत्म हुई और वह नेहा के साथ कैंटीन में आकर बैठ गई। नितेश व वेदांश भी पीछे से खड़े खाली टेबल के लिए देख रहे थे। फिर नितेश की नज़र जैसे ही सानिया पर पड़ी, वह वेदांश की तरफ बिना देखे ही उसकी टेबल की तरफ बढ़ गया। नेहा ने उसे देखते ही हाय बोला और बैठने का इशारा किया। अब जैसे ही तीनों ने कुछ खाने का ऑर्डर देने के लिए पीछे देखा तो उनकी नज़र वेदांश पर पड़ी। सानिया ने तुरंत चेहरा घुमा लिया। नितेश सॉरी बोलते हुए उठ पड़ा। फिर पीछे से वेदांश ने उसके सिर को दबाते हुए बैठने को कहा और खुद भी नितेश और सानिया के बीच बैठ गया। वेदांश को बैठता देख सानिया ने उठते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, वो मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ। पर वेदांश ने उसका हाथ खींचकर बैठाते हुए कहा, आधे घंटे बाद क्लास है, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। फिर सानिया का हाथ छोड़ते हुए बोला, सॉरी। सानिया धीरे से चुपचाप बैठ गई। नितेश ने नेहा को कोहनी मारकर इशारा किया, हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। नितेश ने कहा और दोनों चले गए। सानिया, वेदांश ने कहा तो सानिया ने उसकी तरफ देखा तो वेदांश उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ऐसे मुझे देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। सानिया ने चेहरा घुमा लिया और वेदांश के बोलने का वेट करने लगी।
सानिया को थोड़ी देर निहारने के बाद वेदांश ने हल्का सा सिर नीचे किया और टेबल पर नजरें गड़ाकर बोलना शुरू किया। सानिया, जो हो रहा है मैं ना ही एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, ना ही बदल पा रहा हूँ, ना ही ये सब होता देख पा रहा हूँ। इस फैसले से ना तुम खुश हो और ना ही मैं। फिर भी तुम सहमत हो और मैं। फिर एक लंबी सांस लेकर आगे बोला, खैर छोड़ो ये सब, अब बात करने से क्या फ़ायदा। तकलीफ़ें ही बढ़ेंगी। हमारे बीच और कोई रिश्ता हो पाए या नहीं, पर हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। पर वेदांश, ये सानिया ने कुछ कहना ही चाहा था कि वेदांश उसकी बात को काटते हुए बोला, तुम चाहती हो ना कि मैं खुश रहूं, एक नई शुरुआत करूं, तो प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। दोगी ना मेरा साथ? प्लीज़ इस बार मना मत करना, हर बार तुम्हारी ना मैं सह नहीं पाऊंगा। सानिया प्लीज़ मेरी तरफ देखो, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती ही तो चाहता हूँ। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? क्या तुम? वेदांश की आवाज़ तेज होती जा रही थी। सबकी नजरें खुद पर टिकी देख सानिया को अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, हम दोस्त बन सकते हैं, सिर्फ दोस्त। सानिया ने वेदांश की तरफ बिना देखे कहा। हाँ, सिर्फ दोस्त, कहकर सामने रखा पानी का गिलास एक बार में ही गटक गया। नितेश और नेहा तब तक आ चुके थे। सबको कॉफ़ी देते हुए नितेश खुद की सफाई देते हुए बोला, आजकल ये कैंटीन वाले बहुत स्लो काम करने लगे हैं। देखो, 4 कप कॉफ़ी देने में कितना टाइम लगा दिया। फिर दोनों ही खींची कर हंसने लगे। वेदांश और सानिया ने दोनों को घूर कर देखा तो दोनों चुप हो गए। फिर वेदांश ने कहा, इतना सड़ा हुआ मजाक फिर मत करना। सानिया ने एक ही बार में कॉफ़ी गटकते हुए नेहा से बोली, चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर वेदांश की तरफ बिना देखे ही चली गई और वेदांश उसे जाता देखता रह गया। क्या हुआ? नितेश ने पूछा। कुछ नहीं, कॉफ़ी इतनी ठंडी क्यों है? वेदांश ने पूछा। शायद संजू गर्म करना भूल गया, मैं अभी उसे। नितेश की बात काटते हुए वेदांश बोला, वो गर्म करना भूल गया या तुम देर से लेके आए? नितेश अपनी चोरी पकड़ी जाने पर अपना सिर खुजाते हुए बोला, हम तुम दोनों को बात करने के लिए टाइम देना चाहते थे, इसलिए। नितेश की बात सुन वेदांश होले से मुस्कुरा पड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, कम से कम उसे देख तो पाऊंगा। अगले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। एक दिन कॉलेज में गार्डन में सानिया बैठी वंदिता से बात कर रही थी। वंदिता ने अगले दिन आने के लिए कहकर फोन काट दिया। नेहा दौड़कर आती हुई उससे लिपट गई तो सानिया चौंक उठी। क्या हुआ नेहा? सानिया ने पूछा। नेहा ने उसे खींचते हुए कहा, बाहर चल बताती हूँ। जब दोनों बाहर आए तो नितेश और वेदांश बाहर बाइक लिए खड़े थे। जैसे ही दोनों बाहर आई नेहा ने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। सानिया ने मना करते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर वह अंदर चली गई। नेहा उसे खींचते हुए बोली, चलो ना प्लीज़। सानिया ने ना में सर हिलाया तो नितेश ने कहा, सानिया कुछ दिन तो हमारे साथ बिता लो, फिर क्या पता हम सब मिले ना मिले। कुछ सोचते हुए सानिया बोली, ओके। फिर नितेश की बाइक की तरफ बढ़ी पर उससे पहले ही नेहा बैठ गई और हंसते हुए बोली, तुम वेदांश के साथ आओ। और नितेश ने बाइक स्टार्ट कर दी। सानिया वहीं खड़ी कसमकश से गुजर रही थी। बैठ भी जाओ, इतना क्या सोच रही हो, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, वेदांश ने कहा। सानिया बैठ गई। वेदांश ने बाइक स्टार्ट कर दी। हम जा कहाँ रहे हैं? सानिया ने पूछा। सब्र रखो, पता चल जाएगा, वेदांश ने कहा। फिर सानिया ने कुछ नहीं पूछा। वेदांश ने बाइक रोकी। सामने नेहा को मूवी टिकट साथ में देख सानिया समझ गई कि उसे यहाँ बिना बताए क्यों लाया गया है, क्योंकि अगर उसे पहले बता दिया जाता तो वह कभी नहीं आती। किसकी प्लानिंग थी ये? सानिया ने पूछा। तो नितेश ने सिर खुजाते हुए कहा, नेहा चलो कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। और वेदांश की तरफ देखकर कहा, जल्दी आ जाना। फिर दोनों चले गए। वेदांश इधर उधर देख रहा था। सानिया उसे घूर कर देख ही रही थी। वेदांश ने तिरछी नजर से उसे देखा। सानिया को अपनी तरफ अब भी गुस्से से घूरता देख उसने फिर चेहरा घुमा लिया। तो ये तुम्हारी प्लानिंग थी? मैं जान सकती हूँ इसके पीछे की वजह क्या है, या फिर दोस्ती की आड़ में कोई खेल खेल रहे हो? सानिया ने गुस्से से अपना शक जाहिर किया। सानिया, मैं इस बार कोई गेम नहीं खेल रहा, बस कुछ वक्त साथ बिताना चाहता था, तुम्हें खुश देखना चाहता था और कुछ नहीं, वेदांश ने कहा। बस वेदांश, बहुत हुआ। तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। दोस्त बनाना फिर एक खेल। आज के बाद बात मत करना मुझसे। तुम कभी सिचुएशन नहीं समझते हो और ना आज तक मुझे समझ पाए हो। मैं क्यों तुम्हारी बातों से बहक जाती हूँ? क्यों?
कहकर चीखते हुए वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, पर वेदांश ने हाथ पकड़कर खींच लिया और एक साइड में ले जाकर छोड़ते हुए बोला, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो? सिर्फ एक मूवी दिखाने ही तो लाया हूँ, तुम्हें सिर्फ खुशी ही तो देखना चाहता हूँ। फिर सबके साथ आए हैं, अकेले तो नहीं लाया हूँ। फिर ये यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सानिया ने कहा और आगे बढ़ते हुए बोली, मुझे घर जाना है बस, तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी। वेदांश ने एक बार फिर सानिया को अपनी तरफ खींचा और बाहों का घेरा बनाते हुए बोला, सानिया जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं सच में सब कुछ भूलकर दोस्ती के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या दोस्ती में साथ वक्त नहीं बिताते? क्या दोस्तों को खुश नहीं देखना चाहिए? सानिया, मैं इतनी जल्दी तो सब नहीं भूल सकता ना। कुछ वक्त दो मुझे प्लीज़, मैं कोई गलती नहीं करूँगा बस। तुम ऐसे बेरुखी मत दिखाया करो, बहुत तकलीफ होती है। एक तो ये जो हो रहा है वही सोच के मैं पागल हो जाता हूँ, फिर तुम भी ऐसा करोगी तो मैं ज़रूर कुछ गलत कर बैठूंगा। सानिया से आगे कुछ सुना नहीं गया, उसकी आंखें भर आई थी। उसने वेदांश के बहते आंसू पहुंचकर धीरे से कहा, कभी कोई गलत कदम मत उठाना वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वेदांश ने मन ही मन कहा, मरने भी नहीं दे रही हो और जीने की वजह भी नहीं दे रही, मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे तुम्हारे बिना? वेदांश ने अपनी बाहों के घेरे को तोड़ते हुए कहा, तो हम दोस्त हैं? सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और कहा, लेकिन एक शर्त पर, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? अब चलें, मूवी स्टार्ट हो गई होगी। वेदांश ने कहा, हाँ। सानिया ने कहा, फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही नेहा ने जब दोनों को सामने खड़ा देखा तो तुरंत वह नितेश के दूसरी साइड में बैठ गई। ये देख सबको बड़ा अचरज हुआ तो नेहा ने कहा, मूवी एंजॉय करनी, किसी की डांट नहीं सुननी। फिर सब मुस्कुरा पड़े। सानिया को बीच में बैठाकर वेदांश बैठ गया। नितेश और नेहा दोनों के अंदर ये जानने की उथल पुथल मची हुई थी कि वेदांश सानिया को अंदर लेकर आया कैसे। दोनों ने कई बार इशारे किए पर वेदांश ने इशारा कर बाद में बात करने के लिए कहकर मूवी देखने को कहा तो दोनों कुनमुना वेदांश को गुस्से से देखते हुए मूवी देखने लगे। सानिया को थोड़ा शक हुआ तो बारी बारी से तीनों को देखा तो तीनों ने कुछ नहीं वाली शक्ल बनाई तो वह फिर से मूवी देखने लगी। 20 मिनट हो गए थे, बाकी सब तो मूवी इंजॉय कर रहे थे, पर अब सानिया को मूवी से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। उसे नींद आने लगी थी। कई बार ज़बरदस्ती जगाने की कोशिश की पर ज़्यादा देर सफल नहीं हो सकी और सो गई। सानिया को सच में मूवी में इंटरेस्ट नहीं, ये उन तीनों ने तब माना जब सानिया का सिर उन्होंने वेदांश के कंधे पर देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। नितेश और नेहा दोनों को यूं साथ में देख इशारे से परफेक्ट जोड़ी दिखने का इशारा कर रहे थे। बदले में वेदांश उन दोनों को चुप रहकर मूवी देखने का इशारा कर रहा था, पर अब दोनों उसकी टांग खींचने लगे तो उसने उन दोनों को आंख के साथ घूंसा दिखाया तो दोनों चुपचाप मूवी देखने लगे। वेदांश अपने कंधे पर सानिया को यूं बेफिक्र होकर सोता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मन ही मन लुड्डू फूट रहे होंगे, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मैसेज पढ़कर वेदांश ने नितेश की ओर खा जाने वाली नजरों से देखा। नितेश मुस्कुराते हुए मूवी देखने लगा। एक बार फिर वेदांश सानिया को देखकर मुस्कुरा पड़ा। वंदिता अगले दिन वापस आई, फिर सबको लेकर उसने खूब शॉपिंग की। तरुण ने कुछ भी खरीदने को मना किया था पर वंदिता अपनी लाडली बहन को ऐसे कैसे विदा कर सकती थी। धीरे धीरे शादी का वक्त नज़दीक आ चुका था। वंदिता अपने कुछ करीबी कलीग्स व दोस्तों के साथ दिल्ली पहुंच गई। तरुण ने एक होटल का 3rd फ्लोर एक हफ्ते के लिए बुक करा लिया था। शादी के सारे फंक्शन वहीं होने थे। तरुण और वंदिता ने बस बहुत ही खास लोगों को ही निमंत्रण दिया था। वेदांश और तरुण एक ही रूम में ठहरे थे। सानिया ने नेहा को अपने ही रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा था। शादी की रस्मों की शुरुआत से पहले वंदिता ने भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अगली सुबह मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया, जिसको सभी ने मान लिया। अगले दिन सब मंदिर पहुंच गए। सानिया का हाथ थामे तरुण ने मंदिर में प्रवेश किया। ये देख वेदांश का चेहरा उतर गया। आधे घंटे की पूजा के बाद दोनों ने सबको प्रसाद वितरित किया। फिर वंदिता ने सबकी फोटो ली और दोपहर होते होते सब वापस होटल आ गए। आज मंदिर पूजा के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं था तो सबने वापस आते ही खाना खाया और अपनी थकान उतारने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। सानिया जैसे ही अपने कमरे में आई दरवाज़ा बंद कर बाथरूम में भाग गई। ये देख नेहा को हैरानी हुई। उसने दरवाज़ा पीटते हुए पूछा, सानिया क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम?
पर अंदर से सिसकियों की अलावा कोई आवाज़ नहीं आई। तो नेहा डरकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद खुद ही सानिया बाहर आ गई और आते ही नेहा से लिपट गई। नेहा ने बहुत पूछा पर सानिया सिर्फ उसको पकड़े रोती रही। इधर वेदांश खुद को लाख बिजी रखकर सब ना सोचने की लाख कोशिश कर रहा था, पर दिमाग बार बार वही सब याद दिला रहा था। सोने की कोशिश की मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन चारों ओर धूम मची थी। सब खुशी से इधर उधर चहक रहे थे, सिवाय वेदांश, सानिया और वंदिता के। वेदांश दुखी था कि आज उसके प्यार के हाथों में किसी और का नाम लिखा जाना था। सानिया भी ना चाहकर तरुण के नाम की मेहंदी लगवाने से उदास थी, और वंदिता, जिसके जिम में ढेरों काम थे, वह उन कामों से परेशान थी क्योंकि वह जिधर भी जाती सारी लड़कियां तो मेहंदी रचवाने में व्यस्त थी। अब हेल्प कौन करे? मेहंदी लगवा रही सानिया का दर्द नेहा बखूबी समझ रही थी, पर उसके हाथ कुछ नहीं था। सामने बैठा तरुण सानिया को देख मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे खड़ा वेदांश गुस्से से कुढ़ा जा रहा था। नितेश उसके कंधे पर हाथ रखे उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। वंदिता सब कुछ देखते हुए बीच बीच में मेहंदी वाली को ठीक से मेहंदी लगाने की हिदायत भी देती जा रही थी, और कभी कभार हिदायतें ज़्यादा हो जाने से आसपास की लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ती। वेदांश के चेहरे की भाव भंगिमाएं बिगड़ती देख नितेश उसे अंदर ले गया। बाहर कुछ लड़कियों ने डांस करना शुरू कर दिया था। तेज म्यूजिक से वेदांश को इरिटेशन होने लगी थी। उसने नितेश को कहीं बाहर चलने को कहा तो नितेश तुरंत मान गया और वे दोनों होटल से बाहर आ गए। बाहर निकलकर वेदांश ने कहा, नितेश यार, मुझे कहीं ऐसी जगह ले चल जहां मैं ये सब भूल जाऊं प्लीज़। तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें ज़रूर वहां ले चलूँगा। नितेश बोला, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहां तो सिर्फ मुझे ऊपर वाला ही ले जा सकता है। खैर अभी तो तुम बाहर चलो, आज इस दर्द की वही दवा है, वेदांश ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आधे घंटे में दोनों एक बार में थे। वेदांश पेग पर पेग लगाए जा रहा था। वेदांश को ज्यादा पीते देख नितेश ने वहां से बाहर जाना ही बेहतर समझा। वेदांश कभी कभार ही पीता था, जिसकी वजह से उसे बहुत चढ़ गई थी। नितेश उसे लेकर बाहर आ गया। वेदांश बड़बड़ाए जा रहा था, नितेश नितेश, मेरी बात अगर मान तो कभी प्यार मत करना। ये प्यार अच्छे भले इंसान को पियक्कड़ बना देता है। कहकर खुद ही हंस पड़ा। हो भाई, अब तेरी ये हालत देख के तो सच में कभी प्यार नहीं करना चाहूंगा, नितेश बड़बड़ाया। शाम होने लगी थी। दोनों एक पार्क में बैठे थे। वेदांश अपने दिल का हाल सुनाए जा रहा था और नितेश बड़े अफसोस के साथ सुने जा रहा था। इधर होटल में मेहंदी की रस्म खत्म हो चुकी थी। होटल वाले साफ सफाई में जुटे थे। सभी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। काफी देर से वेदांश को ना देख सानिया को शंका हुई। उसने नेहा से पूछा तो उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आखिरी बार दोनों को कमरे में जाते देखा था, पर उनका कमरा तो बाहर से बंद है। सानिया ने नेहा से वेदांश को कॉल करने को कहा, पर कॉल नहीं लगी। सानिया के मन में अब अजीब सी हलचल मचने लगी थी। उसने नेहा से बाहर पता करने को कहा। जैसे ही नेहा ने दरवाजा खोला, सामने वंदिता खड़ी थी। वंदिता को देख सानिया की धड़कनें एक बारगी बढ़ गई। तुम दोनों ने वेदांश और नितेश को कहीं देखा है या कोई बात हुई? दोनों ने तुरंत नाम में सिर हिलाया और नेहा ने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आ रही थी। ओके ओके, तुम सब चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ, बच्चे नहीं है, कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। तुम लोग थक गए होंगे, आराम करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। वंदिता कहकर चली गई। नेहा ने दरवाज़ा बंद किया। अब तक खुद को संभाले बैठी सानिया रो पड़ी। टू बी कंटिन्यूड।